हेलो एवरीवन। ज्ञान गंगा क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 पीजीटी के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसका एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेल बायोलॉजी से, क्योंकि पूरे बायोलॉजी का जो फंडामेंटल जो चैप्टर है, फर्स्ट बेस, वो है सेल चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका है तो इजी, आप में से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ के भी रखा होगा पहले से, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में, चाहे आप सेट के एग्जाम की बात करते हैं, चाहे आप लेक्चरर की बात करते हैं, या ऐसा कोई भी एग्जाम जो कि जिसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमको आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आगे के चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है सेल बायोलॉजी से हम पीजीटी की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ आगे बने रहिए, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सेल की जो डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो पहले ही बार में लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं हुई। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी डेड सेल की। ठीक है, डेड सेल जिसको कॉर्क बोला जाता है, और डेड सेल को एज अ कॉर्क के फॉर्म में डिस्कवरी जो की थी, ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सन 1665 में ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सन 1665 में फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी। लेकिन ये जो सेल था ये डेड सेल था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि लिविंग सेल की भी डिस्कवरी हुई, और लिविंग सेल को किसने खोजा था उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट जो सेल की डिस्कवरी मानी जाती है वो डेड सेल की मानी जाती है, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में की थी ये भी पूछा जाता है, तो कौन से सन में की थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने इस डेड सेल में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखे, और उस कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया सेल्स, क्योंकि लैटिन में सेलुला का मतलब होता है रूम। तो उन्होंने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में उस सेल के अंदर देखा, जिसको उन्होंने सेल कहा। ठीक है, और यहीं से टर्म डिराइव हुआ सेल्स। ठीक है, बिकॉज दे रिसेंबल्स लाइक रूम्स, जिसको लैटिन में सेलुला कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप में एक डेड सेल की खोज की थी, और इन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को एक बुक में मेंशन किया था। इस बुक का नाम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो भी अपनी डिस्कवरी थी, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने अपनी डिस्कवरी को माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में पब्लिश किया था। ठीक है, तो ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है, क्या? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डिस्कवरी सेल का। आगे अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। अगर हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो की थी, ये की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सन भी आपको याद रखना है, सन 1674। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवरी की है सेल की? सन 1665 में फर्स्ट टाइम डेड सेल की खोज की थी उन्होंने, और नाम दिया सेल। वहीं से सेल की डिस्कवरी, सेल टर्म की डिस्कवरी मानी जाती है। इसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में, सन 1674 में इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है।
ठीक है, तो आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन कहे जाते हैं? एंटोन वॉन लीeuwenhoek कहे जाते हैं। क्योंकि इन्होंने माइक्रोस क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की फील्ड में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, और जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 to 300 टाइम्स मैग्नीफाई करके देखा जाना पॉसिबल हो सका था। क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन उन्होंने माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके कारण ज्यादा मैग्नीफाई करके ज्यादा अच्छे तरीके से सेल्स को मैग्नीफाई करके देखा जाने लगा। इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ये कौन कौन से लिविंग सेल्स थे? ठीक है, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सभी को इन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने माइक्रोस्कोप में। और इन्होंने इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। ठीक है, तो इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को जिन भी सेल्स को इन्होंने डिस्कवरी की, इसको इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। तो एनिमलक्यूल्स से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एनिमलक्यूल्स। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, इन सभी को उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक चीज क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है जिसको मैंने इंक्लूड किया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको फर्स्ट इन्वेंट किया है अर्नस्ट एंड रस्का ने। ठीक है, तो मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का ने सन 1931 में मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का देखिए, बायोलॉजी में जो टर्म्स होते हैं साइंटिस्ट के, है ना, ये टफ भी होते हैं। तो बहुत पूरा नाम अगर हम याद ना भी रख पाए तो एटलीस्ट मेन जो इनके नाम है जैसे नॉल और रस्का आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नॉल एंड रस्का। तो नॉल एंड रस्का ने सन 1931 में क्या किया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगर हम देखते हैं तो discovery of the nucleus. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सन 1831 में न्यूक्लियस की खोज किसने की है, डिस्कवरी किसने की है? द डिस्कवरर ऑफ द न्यूक्लियस इज रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, जब इन्होंने स्टडी किया किसका? प्लांट सेल का। जब ये ऑर्चिड रूट में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, दैट इज ऑर्चिड रूट्स। ऑर्चिड रूट्स में स्टडी के दौरान इन्होंने डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की 1831 में। इसके साथ ही साथ इन्होंने ब्राउनियन मोशन की भी डिस्कवरी की है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन है ये? रॉबर्ट ब्राउन है। तो इस तरीके से हमको तीन हिस्ट्री में मेनली इस चैप्टर में जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो सेल की खोज अगर फर्स्ट टाइम किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कहना है कि रॉबर्ट हुक ने की है फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी। कब की है? 1665 में की है। लेकिन जो सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी वो डेड सेल था। ठीक है, इसके बाद अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने की आपसे पूछा जाए तो वहां पर आप रॉबर्ट हुक ना लेकर आंसर क्या लेंगे? एंटोन वॉन लीeuwenhoek आंसर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कब की थी? 1831 में की थी। यहां तक आई थिंक हिस्ट्री आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ डाउट आपको होता है या कुछ भी सजेशंस आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी। ठीक है,
सेल थ्योरी के बारे में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो मेजरली 3 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सेल थ्योरी जो है वो सबसे पहले जो सेल थ्योरी है 1838 में, ठीक है। इन 1838 मैथ्यूस श्लिडेन। अब देखिए यहाँ पर भी आप पूरा नाम याद नहीं रख सकते है ना, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, श्लिडेन एंड, ठीक है, श्लिडेन, और एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर आएगा श्वान, ठीक है। दोनों ने ही 1838 में अपने 2 पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। 1838 में श्लिडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया सारे प्लांट्स को, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, लिविंग बॉडीज जितनी भी है वो सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, और ये सेल्स आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। क्या फॉर्म करती है, टिश्यू फॉर्म करती है। इसके बाद 1838 में एक और साइंटिस्ट है जिन्हें थियोडोर श्वान कहा जाता है, ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि द एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज नाउ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एक थिन लेयर ऑब्जर्व किया, ठीक है। कोई भी सेल अगर हम देखते हैं तो उसके आउटर में कवरिंग होती है, और इस आउटर कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म तो बाद में आया है ना, लेकिन इसकी डिस्कवरी अगर हम देखें फर्स्ट टाइम थिन लेयर के रूप में किसने देखा है, तो थियोडोर श्वान ने इनको बताया कि इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनके चारों तरफ एक थिन लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से श्लिडेन एंड श्वान दोनों ने ही सेल थ्योरी प्रपोज किया, ठीक है, कब, 1838 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोडोल्फ विर्चो, ठीक है। रोडोल्फ विर्चो, इन्होंने कब, सन 1855 में, Rodolphe Virchow in 1855 explained that the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. तो रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही बन रही है डिवीजन के थ्रू, यानी कि पुराने सेल्स तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, जितने भी डेड सेल्स जितने पुरानी सेल्स होती है जो नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं वो सभी एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यू सेल्स पुरानी सेल्स से ही डिविजन्स के थ्रू न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं, इसे फर्स्ट टाइम रोडोल्फ विर्चो ने बताया है अपने सेल थ्योरी में, ठीक है। तो इनका जो पोस्टुलेट आया है ये बाद में आया है सेल थ्योरी में, दैट इज इन 1855, ठीक है। तो इन्होंने ये जो बताया कि पुराने सेल्स से ही न्यू सेल्स अराइज हो रही हैं, इसको इन्होंने एक शॉर्ट लाइन में कहा जिसको बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिया किसको, सेल थ्योरी को, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे सेल थ्योरी में हम 3 साइंटिस्ट का नाम देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है किनका, श्लिडेन, देन श्वान और देन रोडोल्फ विर्चो, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी देखें शॉर्ट में, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। सेकेंडली, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री मतलब पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं सेल्स से डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड द वायरसेस आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। एक्सेप्शन है वायरसेस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वायरसेस जो होती है वो क्या है, ये इंटरमीडिएट है, यानी कि ना तो ये लिविंग में आता है और ना ही नॉन लिविंग में हम इनको कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सेलुलर नहीं होती है, सेलुलर लेवल पे इनकी बॉडी डेवलप नहीं है। तो द वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एक्सेप्शन क्या है, तो ये सेल थ्योरी का आपको याद रखना है कि वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी एज दे डू नॉट हैव द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इनकी बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल थ्योरी समझ में आया, ठीक है। ये पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है, जो मैंने बताया वही चीजें आप
पिक में भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट है श्रीडन, जिन्होंने प्लांट्स में स्टडी किया और उन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं और यही सेल्स क्या करते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। देन सेकंड हम देखते हैं कि श्वान है, इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल हो चाहे प्लांट्स की जो बॉडी है उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ क्या होती है, लेयर होती है थिन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और लास्ट में रोडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया कि पुरानी सेल्स से न्यू सेल्स अराइज होती है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। और एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी बिकॉज दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। देखिए, अगर हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सेल्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मींस क्या होता है, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मींस क्या, यानी कि जो डेवलप्ड ना हो पूरे तरीके से, ठीक है। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेजर क्या प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो सबसे पहला जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही है कि नो ट्रू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, ट्रू न्यूक्लियस का सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम एक नॉर्मल न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर हम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट वही अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा ये इस कवरिंग के अंदर आपको नहीं मिलेगा, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में ये फ्री फॉर्म में होता है, यानी कि इस तरीके से पूरे सेल में फ्रीली मूव करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पूरे सेल में फ्रीली मूव करते हैं, इनमें कोई भी आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट इन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक तो न्यूक्लियस में खुद का भी मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसके साथ ही साथ अगर मैं पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं वो भी विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होंगे ये भी क्या होंगे, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स खुद भी न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो भी सभी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ऑर्गेनेलिज है, ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सभी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि ये सभी कहां होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे जब हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जो डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है, आपको ध्यान रखना है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या एब्सेंट होता है मैंने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है प्लाज्मिड्स। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल जो कॉमन मेन जो डीएनए होता है वो तो प्रेजेंट होता ही है, जिसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोइड कहा, है ना। तो एक जो मेन डीएनए है दैट इज सेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। दीज आर द स्मॉलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो डीएनए है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड्स। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एक और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, दैट इज मेसोसोम। तो व्हाट इज मेसोसोम? Mesosome is an enfolding of the plasma membrane in prokaryotic cells such as bacteria is formed by the folds of cell membrane. देखिए यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कई सेंटेंस हमको लगता है कि बहुत कॉमन है, सिंपल है, लेकिन यहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। आपको पूछ देगा कि मेसोसोम जो है वो किसका एक्सटेंशन है, कहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्म होते हैं बाय द फोल्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यही सेल मेम्ब्रेन अंदर में इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, मेसोसोम। क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम का क्या फंक्शन है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेजर ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो एब्सेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका फंक्शन कौन कैरी आउट करेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनके पास ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स हम देख रहे हैं, वैसे ही हमने देखा मेसोसोम, ये मेनली रेस्पिरेशन में मदद करता है। जैसे कि जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, सिर्फ वही फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में कैरी आउट करवाता है मेसोसोम, ठीक है। तो याद रखना ये इनफोल्डिंग्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग्स है क्या, मेसोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। और मेनली ये पाए जाते हैं कहाँ, बैक्टीरियल सेल्स में ही हम देखते हैं मेसोसोम्स। क्या है इनका मेन रोल, क्या है मेसोसोम का, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा मेसोसोम का मेन रोल क्या है, इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। तो ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, जैसे कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में जो फंक्शन, एंड प्लेस डीएनए। इसके अलावा सिर्फ रेस्पिरेशन में इसका रोल नहीं है, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में एंड सेल डिवीजन में भी मेसोसोम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल्स। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में, वहां पर भी मेसोसोम का रोल होता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। आप सभी ने आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन देखा होगा। आर एच विटेकर ने पूरे एनिमल किंगडम्स को 5 ग्रुप में बांटा था, ठीक है। उस 5 ग्रुप में हम सबसे पहला मोनेरा देखते हैं। उस मोनेरा में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आते हैं, इसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, ये सभी जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ये इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो नेकेड होता है, नेकेड मींस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड से फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में विदाउट द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेलीज भी विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर सेल ऑर्गेनेली जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मेसोसोम कहा जाता है, जो कि इनफोल्डिंग्स होते हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो मेसोसोम का क्या फंक्शन है, मेसोसोम का फंक्शन है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में,
और जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में भी ये हेल्प करते हैं। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। देखिए सेल वॉल जो होता है, ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो क्या सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ही होता है? नहीं, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है, सेल वॉल फंगी में भी प्रेजेंट होता है। तो हमको ये देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जनरली प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, देखेंगे आगे, ठीक है। तो द मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन एंड शेप। देखिए प्लांट्स में भी सेल वॉल का यही फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन और क्या शेप, सॉरी, प्रोटेक्शन एंड शेप प्रोवाइड करना। यहाँ पर भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज राइबोसोम, ठीक है। ठीक है, राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों के सब यूनिट में डिफरेंस है, ठीक है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और ये 70s जो है ये डिवाइडेड होता है ये 70s टाइप ऑफ राइबोसोमल जो सब यूनिट है ये डिवाइडेड होता है किसमें? 50 और 30। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट में डिवाइडेड है, दैट इज 50 एंड 30 राइबोसोमल सब यूनिट। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है ये सभी आपको पता है, और आगे हम सेल ऑर्गेनेली जब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे तो वहां पर मैं राइबोसोम्स आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। राइबोसोम्स मेनली प्रोटीन सिंथेसिस साइट होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। सभी राइबोसोम्स जो है वो एमआरएनए में आकर के अरेंज होते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। दैट इज 50s राइबोसोमल सब यूनिट, दैट इज लार्जर, ठीक है, एंड द अदर इज 30s सब यूनिट्स, ठीक है। तो जो 50s राइबोसोमल सब यूनिट है इसका क्या फंक्शन है? तो द 50s राइबोसोमल सब यूनिट आर द सब यूनिट दैट हेल्प्स टू फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। 50s राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि 30s टाइप ऑफ सब यूनिट जो है वो हेल्प कर रहा है रीड करने में एमआरएनए को ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने बताया कि राइबोसोम जो होता है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो दो सब यूनिट्स है, दोनों के अलग फंक्शन है। जो 50s दैट इज लार्जर सब यूनिट विच हेल्प्स इन द formation of peptide bond, while the small ribosomal subunits helps to read the mRNA during protein synthesis. They contain small ribosomes for protein synthesis. जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े से स्मॉल होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली बाइनरी फिजन के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन देखा जाता है, जो कि एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन एंड यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोकैरियोटिक एग्जिस्ट एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर लगभग एक ही मीनिंग है दोनों का, एक ही सेल की इनकी बॉडी होती है, सिंगल सेल की इनकी बॉडी होती है, और इस एक सेल में ही अपने सारे फंक्शंस, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहां आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए ये 3D स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है, ठीक है, उसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में देखिए जो आउटर कवरिंग होती है
देखिए बैक्टीरिया में जो आउटर कवरिंग होती है ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। जो सबसे अपर लेयर होता है, जो सबसे अपर लेयर होता है डेट इज कैप्सूल। देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन में, चाहे हाई टेम्परेचर हो, हाई सैलिनिटी हो, सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्की, तो इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाए, इसके लिए इनकी बॉडी के चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के नीचे हम देखेंगे इनमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल। सेल ठीक है, सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं डेट इज सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आउटर कवरिंग 3 लेयर की बनी हुई होती है। फर्स्ट इज कैप्सूल, सेकंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड है हमारा, जीनोमिक डीएनए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डेट इज पिल्लाई, ठीक है, डेट इज पिल्लाई। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम फिमरी या पिल्लाई बोलते हैं। इनका क्या फंक्शन है, ये जनरली इनको हेल्प करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से एडहेशन में। एडहेशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस से जाकर के अपनी बॉडी को ये उस सरफेस से अटैच कर पाते हैं, ताकि ये प्रॉपर एक जगह पर किसी भी पर्पज से, चाहे रिप्रोडक्शन का पर्पज से, चाहे फूड के पर्पज से, अगर कहीं इनको किसी सरफेस पर या किसी अदर बैक्टीरिया के साथ इनको जुड़ना है, किसी सरफेस पे रुकना है एडहेशन के लिए, यहाँ पर पिल्लाई इनको हेल्प करता है। जबकि एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, डेट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला का क्या फंक्शन है, फ्लैजिला का फंक्शन है ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। अगर बैक्टीरिया को कहीं फूड के लिए जाना है या कहीं फूड है, न्यूट्रिशन के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन में हेल्प करता है जाने के लिए। प्लस अगर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे इसको, जो इनके लिए टॉक्सिक है, जिससे इनको दूर जाना है, तो वहां से हटने में भी इनको ये मदद करता है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, न्यूट्रिशन की तरफ जाना या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से बच के वापस आना, इसको एक टर्म बोला जाता है डेट इज कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस, तो कीमोटेक्सिस में हेल्प करता है फ्लैजिला जनरली बैक्टीरिया को, ठीक है। देखिए फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ फंगी में भी, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ लोअर फंगीज में भी फ्लैजिला देखने को मिलता है। आई होप यहां तक आप सभी को प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जस्ट अपोजिट यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, enclosed by nuclear membrane that contains the genetic material। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लार्जर होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। लीनियर क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स and filaments that helps to maintain the cell shape and the movement, ठीक है।
ये एक अलग से इसका चैप्टर है, जब वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, जो हेल्प करता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स विच हेल्प्स टू मेंटेन द सेल शेप। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन के थ्रू ही हम एनर्जी को यूज कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है जहां से एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल डिवीजन हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू, इसका भी एक अलग से चैप्टर है, हमको पढ़ना ही है ये आगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में जनरली पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड प्रोटिस्टा। तो कुल मिला के यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सारे ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस की भी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स होता है, हर फंक्शन के लिए एक सेल ऑर्गेनेली आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट जो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में, ध्यान रखेंगे। देखिए ये एक 3D स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर हमको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। देखिए ये न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की आउटर साइड पे आपको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये है गोल्गी बॉडी। एक एक करके हम इन सारे सेल ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे। दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि मैंने आपको बताया अभी, साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चल के हम इन सभी का फंक्शंस एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यूकैरियोटिक सेल इस तरीके से डिजाइन होता है जिसमें सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, डेट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस की आउटर साइड पर आपको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जहां पर प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी आउटर साइड पर आपको देखने को मिलेगा गोल्गी बॉडी, जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है प्रोटीन्स के, एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। इसके अलावा राइबोसोम्स आपको दोनों में देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट बोथ इन द यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए जो प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं, ये दोनों ही टाइप्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो कुछ स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत लार्ज होता है, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको स्टोर करना पड़ता है प्लांट्स को, इसीलिए उनके पास जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है,
तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट में। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है, देखिए प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो वैक्यूल होता है प्लांट्स में वो लार्ज होता है, जबकि स्मॉल होता है किसमें, एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में वैक्यूल का उतना ज्यादा रोल नहीं है। इसके अलावा हम देखें कि सेंट्रियोल जो होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का रोल सेल डिवीजन में होता है। जब हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेंट्रियोल जो होता है याद रखेंगे प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है क्या, सेंट्रियोल, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये तो आप सभी को पता होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये, क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एनर्जी स्टोरेज अगर हम देखें, यहां से भी क्वेश्चन आता है सिंपल चीज बट कभी कभी ध्यान से हमारे निकल जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, बट ये इसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ध्यान रखेंगे। जबकि हम एनिमल्स जो होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, आपको ध्यान रखना है। तो स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करके रखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम अगर हम देखें तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल्स कहा जाता है। किचन ऑफ सेल क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली कहां प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। शेप की अगर हम बात करें तो जनरली फिक्स्ड शेप होता है या रेक्टेंगुलर शेप में हमको देखने को मिलता है प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, यूजुअली राउंड होते हैं और इररेगुलर होते हैं। सेल वॉल, देखिए सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, याद रखेंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में होता है, और वो भी किसका बना होता है, जनरली सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये पीपीटी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, ये पीपीटी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए ये 3D स्ट्रक्चर है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है। प्लांट सेल में देखिए सेल वॉल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये प्लांट सेल है जिसमें सबसे आउटर लेयर हमको देखने को मिलता है सेल वॉल, ठीक है, जबकि एनिमल सेल में कहीं पर भी सेल वॉल नहीं है। तो क्या एनिमल सेल के चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आउटर लेयर आपको देखने को मिल रहा है ये दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में नहीं होता है, होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है, किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। देखिए प्लांट सेल है, यहां पर आपको बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस, that is endoplasmic reticulum, that is क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देखिए एनिमल सेल में कहीं पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यहां पर भी प्रेजेंट है, देखिए प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये है एनिमल सेल, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में ही देखने को मिलेगा आपको।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में देखने को मिलेगा आपको, गोल्गी बॉडी भी दोनों में देखने को मिलेगा, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हैं हम, स्टिक्स जो होते हैं, स्टिक्स को जैसे जब हम एक साथ कवर अप करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज साइटोस्केलेटन अभी हम पढ़े थे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो आपको याद रखना है माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में है, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं बट ये स्मॉल होते हैं, देखिए स्मॉल वैक्यूल है। जबकि प्लांट सेल में अगर हम देखें तो वैक्यूल देखिए आपको लार्ज देखने को मिलेगा। ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस। देखिए, अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज में। ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडीज जो होती है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनी होती है। हार्ट, लंग्स, हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है जो कि पूरे बॉडी को, सिस्टम को मेंटेन करके रखी हुई है। उसी तरीके से एक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो सारे फंक्शंस को प्रॉपरली कैरी आउट करवाने के लिए जरूरी है कि लेबर ऑफ डिवीजन किया जाए। लेबर ऑफ डिवीजन का क्या मतलब है, हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स को काम बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये सेल है और इस ये सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर जैसे कि अभी हम प्लांट्स और एनिमल सेल में देखकर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सभी क्या है, ये सभी सेल ऑर्गेनली है। सेल ये ऑर्गन्स हैं जो सेल के फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से कैरी आउट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। तो ये सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं। मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सेल ऑर्गेनली नहीं होते हैं, बट बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। वेरी फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। ठीक है, इनका क्या, ये किस में हेल्प कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट में इनका मेजर रोल है। द सेल ऑर्गेनेल्स वर्क टुगेदर। अभी मैंने बताया कि जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी में सारे ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं, वैसे ही सेम सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलकर के आपस में काम करती हैं, लाइक द ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ द सेल। देखिए, अक्सर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनली हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है और ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनली है जो मेम्ब्रेन बाउंड तो है बट वो सिंगुलर सेल मेम्ब्रेन बाउंड है कि डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे सेल ऑर्गेनलीज जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, ये कौन कौन है? देखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। यानी कि इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इनके चारों तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर मिलेगी, डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं ये। समझ आया आपको? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो याद रखेंगे, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है,
लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, ये चारों जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसके अलावा नॉन मेम्ब्रेनियस ऐसे भी सेल ऑर्गेनेली हैं जिनमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम और सेंट्रियोल। राइबोसोम और सेंट्रियोल ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जिनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनेली को देखेंगे। अगर एक ही लेक्चर में मैं सारे सेल ऑर्गेनेली को कवर कर दूं तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा भी होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि 2 लेक्चर में आपका पूरा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे और थर्ड लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज को करेंगे। और ये जो एमसीक्यू होगा, ठीक है, इसमें मैंने 11th के एनसीईआरटी के एमसीक्यू तो इंक्लूड किए ही हैं। इसके अलावा मैंने फिंगर टिप बायोलॉजी की जो बच्चे नीट के लिए जो मल्टीपल चॉइस के लिए बुक को यूज करते हैं उसके भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा एलएन की जो बुक आती है उसके भी कुछ कुछ डेटा मैंने यूज किए हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो एमसीक्यू आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन, फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। देखिए सेलेक्टिवली परमेबल वर्ड बार बार जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं एक टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगा, सेलेक्टिवली परमेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल? सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टिव चीजों को ही, सेलेक्टिव चीजों के लिए ही ये एज अ परमेबल एक्ट करती है। यानी कि ऐसे ही चीजों जो पोलार होती है जनरली, जो सेल के लिए नेसेसरी होती है वही सेल के अंदर जा पाती है और अननेसेसरी जो भी चीजें उनको ये एंटर नहीं होने देती, उनके लिए परमेबल नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेसेसरी तो होती है बट सेल उनको एंटर नहीं करती है, तो उनके लिए फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह आगे देखेंगे। ठीक है, तो एज ए सेलेक्टिवली परमेबल ये एक्ट करती है। तो मेन बाउंड्री बनाती है, सेल की आउटर बाउंड्री बनाती है। ठीक है, यहां से आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है मैं वो बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमेबल एक्ट करती है। द मेम्ब्रेन अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ठीक है, एंड कंपोजिशन ध्यान रखिएगा, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन्स होता है। ठीक है, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया है। ठीक है, तो जनरली सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है और उसमें प्रोटीन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स द मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट है, यानी कि एक सब्सटेंस है। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन हेल्प्स टू सेल कम्युनिकेशन विद अदर सेल्स एंड रिसीव द सिग्नल्स। एक सेल्स को दूसरे सेल्स से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ सिग्नल्स लगे होते हैं सारे सेल्स के आउटर लेयर पर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेल कम्युनिकेशन में भी ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो ये सिग्नल का काम प्रोटीन्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ सिग्नल एक्ट करते हैं, जो सिग्नल को रिसीव भी करते हैं और कुछ प्रोटीन सिग्नल को ट्रांसमिट भी करते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, तो मेम्ब्रेन जो है वो सिग्नल को तो ट्रांसमिट करने में हेल्प कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में भी हेल्प कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है ये 2 लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर में इस तरीके से आपको ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इसमें कहीं कहीं पर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर आपको देखने को मिल रही है, इसमें जो ऊपर वाला लेयर है डेट इज
पोलार हेड। ठीक है, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये पोलार होता है। ठीक है, पोलार होता है। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर, इसमें जो आउटर वाला हेड जो पोर्शन है ये पोलार होता है, जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये टेल पोर्शन है। जो टेल पोर्शन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, जबकि हेड वाला पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इनर तरफ जो पार्ट है डेट इज हाइड्रोफिलिक एंड जो पोलार हेड है डेट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है ये नॉन पोलार होता है। ठीक है, केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो सरफेस में प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थ्योरी लेकर के आए थे, बट मोस्ट जो कॉमनली एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था 1972 में। इसके पहले डेनिली एंड डेविडसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल भी प्रपोज किया जा चुका है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहा गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो सी की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, सी की तरह लिपिड्स जो है वो अरेंज हैं और बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक जो कि आउटर सरफेस में होते हैं, इंट्रिंसिक जो कि इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मैंने बताया था आपको बना करके अभी। ठीक है, ये जो है ये लिपिड की बाइलेयर है। ये सिंगर एंड निकोलसन जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया है, क्वेश्चंस यहां से आते हैं। 1972 में इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, देखिए ये चैनल बना हुआ है और ये जो हेड पोर्शन है मैंने आपको ध्यान रखना है ये कैसा होता है। ये जो हेड होता है पोर्शन लिपिड का, ये होता है हेड पोर्शन। कैसा होता है? पोलार होता है। पोलार होने के साथ साथ ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जबकि जो टेल पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो टेल पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये नॉन पोलार टेल पोर्शन होता है। ठीक है, ये कहीं कहीं पर प्रोटीन्स आपको एम्बेडेड मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ प्रोटीन आउटर लेयर पे है जिनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इनर सरफेस पे होते हैं, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट को शो करती है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी मूवमेंट्स का जो ट्रांसफर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन यहां पर विदाउट द यूज ऑफ ध्यान रखिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पोलार होते हैं, इजीली सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट ही सफिशियंट होता है। ठीक है, जहां पर विदाउट द यूज ऑफ एनी सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज नहीं होता है। यही जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हम दो टाइप का प्रोसेस देखते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है,
तो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कैसा होता है ये मूवमेंट जो है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन में कभी भी सब्सटेंस का जो ट्रांसफर होता है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंटरिंग सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसे सब्सटेंस के ट्रांसफर के लिए यूज होता है जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में स्लाइटली डिफरेंस है। ऑस्मोसिस जनरली सॉल्वेंट के लिए हम बात करते हैं, दोनों में ही सब्सटेंस का जो माइग्रेशन है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है, बट जनरली ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट माइग्रेट्स। देखिए, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? जनरली सॉल्वेंट माइग्रेट कर रहा है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन मूव। ठीक है, बट इट हियर द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन मूव। ठीक है, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है। एक टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बट विदाउट द यूजिंग एनर्जी। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम ही है क्या, फैसिलिटेट करना किसी प्रोसेस को। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जिनकी एंट्री के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन यहाँ पर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट यूजिंग द एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जब एंटर करती है सेल में थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पर हेल्प करती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। बट इन ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू selectively permeable membrane from higher concentration to the lower concentration। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ हायर कंसेंट्रेशन यूजिंग अ सेलर एनर्जी। एटीपी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो कुछ कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं लिपिड के बाइलेयर को, एंड दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, नो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है डेट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आप सभी को पता है कि जैसे कि प्लांट सेल के सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, डेट इज प्लांट सेल। और ये प्लांट सेल का सबसे ये सबसे आउटर लेयर है, ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता है, ये बैक्टीरिया फंगी में भी प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। तो सेल वॉल का मेनली फंक्शन है शेप को प्रॉपर मेंटेन करके रखना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
देखिए एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया है। डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में किसका बना होता है, प्लांट्स में किसका बना होता है, एल्गी में किसका बना होता है। देखिए प्लांट्स का जनरली सेलुलोज का ही बना होता है, ठीक है, हेमी सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन वगैरह का बना होता है प्लांट्स में। लेकिन बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, व्हाइल इन फंगी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। In fungi, the cell wall is made up of chitin. In algae, mostly cellulose का बना होता है, but in bacteria that is made up of peptidoglycan. ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस आप सभी को पता है क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सेल शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। इसके अलावा ये प्रेशर से प्रिवेंट करती है सेल को, ठीक है, बर्स्ट होने से बचाती है प्लांट सेल को बाय इनहिबिटिंग एक्सेसिव एंडो ऑस्मोसिस।